धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और आज तो वैसे भी लेबनान पर बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां आज सुबह 7 बजे से जंगबंदी लागू हो चुकी है इजराइल के साथ। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, और क्या अब गाजा में भी जंगबंदी जैसे हालात बनेंगे, और क्या बाइडेन जाते जाते जंगबंदी कराने जा रहे हैं। बहुत सारे पहलू हैं, सबको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं अडानी से जुड़ी खबरों के साथ। कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं मीडिया में कि ट्रंप के आते ही अडानी के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं अमेरिका के अंदर, सबको छू मंतर कर दिया जाएगा। छू मंतर हो ना हो, वैसे भी जहां तक अडानी ग्रुप के लॉयर्स हैं और स्पोक्स पर्सन है, कह रहे हैं कि गलत आरोप है। 5 आरोप में पहले तीसरे में तो इनका नाम भी नहीं है, यानी अडानी, उनके भतीजा और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वहां पर उनका नाम नहीं है। बाकी जो अंदर में 3 हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। जहां तक सोलर पैनल सेफ्टी या उनके जो इक्विपमेंट हैं, सप्लाई इक्विपमेंट है, उसमें उन्होंने लीगली उसको लिया है, इसमें कोई घूस देने की बात नहीं है। 265 मिलियन वाली बात गलत है। और जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत को फंसाने के लिए। जो भी इसका चेहरा थोड़ा मोड़ा रूस के प्रति हो रहा है, चीन के प्रति हो रहा है व्यापार करने में, उसको हटा के एक व्यापारी ट्रंप पूरा का पूरा अधिकार करना चाहते हैं। उसमें 2-3 इसको सुविधाएं देंगे। एक तो अडानी को छोड़ देंगे, बहुत बड़ा उपकार होगा यदि छोड़ते हैं तो। आगे से अडानी इनके खिलाफ कहीं भी प्रतिद्वंदिता में नहीं आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वास्तव में उनके पास यदि कोई आधार है, सबूत है, तो दोबारा ला सकते हैं। मोदी के साथ एक बार हाथ मिला ले, गलबहियां कर लें, वो मोदी कभी भी ना नहीं कर सकते। उनके भक्त बड़े खुश होंगे, उनकी जो ताकत है स्थिर हो जाएगी। बांग्लादेश में जो करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ वह करेंगे जो यहां कर रहा है। और पूरे मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा, जो कि मन से तो है इजराइल के साथ, ऊपरी तौर से भी सामने आ जाएंगे। जहां तक यूक्रेन की बात है, अपनी न्यूट्रलिटी थोड़ी सी बनाए रखे, और इस मामले में वो भारत के अंदर भी अपने आने वाले समय में सैन्य ठिकाने भी लगाने के बारे में कोशिश कर सकते हैं। बहुत दूर की बात बोल दी मैंने, लेकिन देखिए, क्या हम इतने दबाव में हैं, क्या हम इतने गुलाम हैं कि हाँ अमेरिका अपना अड्डा बना लेगा और हम कह देंगे हाँ बना लो। इसके बदले में यह मनमोहन सिंह के टाइम से ही चल रहा था। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हम दोनों के बीच में, शुरुआती दौर में नहीं हो पाया था। मनमोहन सिंह की बड़ी तमन्ना थी, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से था कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के नाम पर हमारे जो बेसेस है, मिलिट्री बेसेस, एयर एंड नेवल बेसेस है, वो अमेरिका आके उनको देख सकता है, उनको सीख सकता है, उनका ऑडिट कर सकता है। ऑडिट मतलब हर कुछ जानेगा, और हम भी उसके बदले में कर सकते हैं। उसके किन किन ठिकानों पर करेंगे वह तो वही लोग जाने। और सीपीएम के विरोध के कारण, चूंकि वह भी उस समय के सत्ता में थे, नहीं हो पाया। लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी के आते आते सीपीएम वगैरह सब गायब हो गया, और मनमोहन सिंह तो चाहते ही थे। वह कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ सकते हैं और दिखाएंगे कि देखो हम कितने नजदीक आ गए। नेटो के मेंबर ना होने के बावजूद हम नेटो की तरह बन गए हैं। क्वाड में तो वही हैं। आज हम अमेरिका के बिल्कुल साथ हैं। आरएसएस कभी बड़ी गर्व से कहता था कि हम अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, उनके साथ हैं। आज हम अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका के साथ अंग्रेज हैं। जी, क्या चीन को लाल लाल आंख दिखाने के लिए ये फार्मूला इख्तियार किया जा सकता है? लाल लाल आंख तो चीन को क्या दिखाएंगे, वो अमेरिका भी नहीं दिखा पा रहा है। चीन का एक ही कष्ट है कि यदि आप उसके फिनांस कैपिटल को, बीआरआई को, इस सब को नहीं आगे बढ़ने देते हैं तो चीन उससे नाराज होता है। और ताइवान पे कुछ उंगल उठाएं, ताइवान को स्वतंत्र देश बोल दें तो चीन जरूर विरोध करेगा। नहीं तो चीन को बाकी सब चीज से कुछ भी लेना देना है। वो बड़े खुशहाल रूप में अपने राष्ट्रवाद का एक छद्म वेश लेकर पूरा दुनिया में आर्थिक रूप से और बाद में मिलिट्री रूप से भी 2050 तक जो उसका ख्वाब है उसको पूरा करने में लगा हुआ है। वैसे बाय द वे हमारे यहाँ भी 2048 या 49-50 की बातें हो रही हैं। तब हम काफी मतलब क्या कहते हैं, खुशहाल देश में सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, उसकी कल्पना में जी रहे हैं आजकल। जी चलिए, जिनके अच्छे दिन आ चुके हैं वो दूसरों के अच्छे दिन लाने की बात करते हुए पिछले 11 साल से सत्ता में टिके हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। कनाडा में ऐसा क्या हो गया है जिसको कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, और इसमें भारत के लिए कोई मौका है?
जस्टिन ट्रूडो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कनाडा और नीचे में मेक्सिको यानी बीच में यूएसए के लिए। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद इन दो देशों के खिलाफ हम 25% का टैक्स लगा देंगे, क्योंकि वहां से जो आ रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स, बिना कानून के बिना इजाजत के वहां जो शरणार्थी आ रहे हैं, उनके कारण हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है। यदि वो नहीं रोकते हैं तो 25% उन पे हम टैक्स लगाएंगे ताकि हम उन लोगों को खिला पिला सके। 25% टैक्स से। अब मुख्य रूप से हमेशा याद रखें कि यह उस ट्रंप की बात हो रहा है या वो ट्रंप बात कर रहा है जो कि एक बिजनेसमैन है, और इसके हिसाब से कनाडा से ज्यादा नहीं है। वो भारत से दूसरी जगहों से घूम के कनाडा से आते हैं, मुख्य रूप से मेक्सिको का है, लेकिन कनाडा को भी लपेट रहे हैं, और चीन को दूसरे कारण से वो 10% टैक्स लगाएंगे। जी। जिस इमरान खान को लेकर ब्रिटेन बात कर रहा था, जिस इमरान खान को लेकर अमेरिका के बहुत सारे सीनेटर्स बाकायदा खुला पत्र लिख रहे थे बाइडन को सीधे सीधे, उनकी रिहाई को लेकर जब उन्हीं की पार्टी इस्लामाबाद में सड़कों पर उतरी तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे आतंकवादी हों। बड़ा जबरदस्त सलाह। मुझे अभी तक पूरी आंकड़ा नहीं मिल पाया। पहले तो मैं जहां तक लोगों की भीड़ देखता था मुझे लगता था कि लाखों की संख्या में, लेकिन मैं कह नहीं सकता कितने थे। और कल रात और आज सुबह जो हुआ, जिसमें बुरी तरह से उन लोगों को डी चौक के आसपास से मार के भगाया गया, खुलेआम, मतलब उनकी एक तरह से कहें तो गाड़ियों के द्वारा उनके ऊपर कुचल दिया गया। और उसके बाद से जो दो प्रमुख नेता थे इसके इस्लामाबाद में पीटीआई के, वह दोनों वहां से गायब बताए जा रहे। एक तो इमरान खान की पत्नी यानी बुशरा बीवी, और दूसरा वो जो गुंडा या गंडावर जो है वो पख्तून के अमीन गंडापुर, हाँ गंडापुर, हाँ पख्तूनख्वा के वो चीफ मिनिस्टर, दोनों गायब हो गए, वहां से भाग लिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी थी उसमें टिकना बड़ा मुश्किल था। पूरे के पूरे लोग विड्रॉ कर लिए वहां से। तो यह पूरे तरह से दिखाता है कि अभी तथाकथित रूप से वहां का जो प्रजातंत्र है केवल वहां के बड़े बड़े बुर्जुआ वर्ग यानी धनाढ़ियों का नहीं है, बल्कि उन्हें अभी के जो चमचे हैं उनके पक्ष में है, जो विपक्ष को नहीं देखना चाहता है और नहीं चाहता कि इमरान खान की जो तथाकथित नीति है न्यूट्रलिटी की या एंटी अमेरिका की है उसको बरकरार रखें, बल्कि हम वो करें जो हम चाहते हैं। चीन के साथ संबंध रहेगा, लेकिन हमारा संबंध अमेरिका के साथ बेहतर होगा, और इसके साथ साथ यूक्रेन के साथ, यदि यूक्रेन बचा रहा तो उसके साथ भी होगा। बाकी यूरोपियन यूनियन तो है ही है। जी। बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी कि वहां पे चीन में कृष्ण जो प्रभु दास हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन जब अदालत ने उनको जमानत नहीं दी तब अदालत में हंगामा शुरू कर दिया। ये कहना कि ये लोग तथाकथित रूप से एक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाकिस्तान में देखिए तो अल्पसंख्यक नहीं, वो तो एक तरह से सही चुनाव होता तो वो सत्ता में रहते इमरान खान और उनका पूरा परिवार। और हद यह देखिए कि इमरान खान के अगेंस्ट में FIR लॉज हो गया क्योंकि एक सिपाही मारा गया, वो जेल के अंदर बंद है। खैर, तो ये जहां तक बात चल रही है अभी, इनको ना देने का कारण था कि इनके ऊपर संगीन आरोप है कि देशद्रोह का है, बांग्लादेश के झंडे का इन्होंने अपमान किया। कैसे किया वह मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो भी है उन्होंने एक बड़ी सी चीज बुलाई थी और काम किया था, बड़ी भीड़ में थी जो इस तरह की घटना घट गई। पूरे के पीछे में देखें, एक तरफ अमेरिका और बांग्लादेश का वो है, अमेरिका की लॉबी थोड़ी कमजोर पड़ी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि बाइडेन के साथ रहे, वो वाला काम को आगे बढ़ाएं या आने वाले ट्रंप के समय में बढ़ाएं। इस बीच का फायदा उठाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो लोग जो अदानी के साथ है और उनके बिजली के और जो भी सप्लाई करते थे, बांध के वो काम करते थे, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर के बराबर थे, और इन पे ये 2008 से लेकर अभी तक का सारा का फिर से खोज खबर करना चाह रहे हैं। वैसे लोगों को हटाने में भारत को मौका मिला है और ये करवा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री को क्या पड़ा है यदि कोर्ट ने तुमको नहीं जमानत दिया है? हमारे यहाँ बिना जमानत वाला 2-2, 3-3 साल से पड़े हुए, बिना मतलब कार्रवाई शुरू किए हुए, बिना पुलिस डायरी के, बिना कुछ किए हुए, और वहां पे तुम ऐसे हंगामा कर रहे हो। भाई उनको अपना अंदरूनी मामला है, उनका कोर्ट का मामला है। यदि कोर्ट स्वतंत्र जैसे तुम्हारे यहाँ है वहां भी है उसी हालात में, तो उसको काम करने दो। इसका साफ दिखता है कि भारत सरकार वहां उंगल करना चाहती है और जितने भी ताकत है उतना करना चाहती है। और इस बीच में कोर्ट में हंगामा भी हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए, जिसमें एक वकील भी घायल हुआ। इन लोगों की इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाद में बताया जा रहा है वकील की मौत भी हो गई, लेकिन ये भी खबरें चल रही हैं कि 2 छात्रों के संगठन आमने सामने आ गए। क्या फिर से वहां पर छात्रों के जरिए, जैसे शेख हसीना की पहले सरकार हटाई थी, अब फिर से छात्रों के जरिए वर्तमान सरकार को हटाने की कोई कोशिशें चल रही हैं क्या?
वह तो कोशिश है, केवल छात्र नहीं, जिसमें पूरे बेरोजगार जितने होंगे या पूरे वो जो कि शेख हसीना के समर्थक हैं और शेख मुजीबुर रहमान के समर्थक है, वो लोग भी खड़े होकर आ रहे हैं। तो वहां पे पूरी कोशिश हो रही है, और चूंकि इनको मदद मिल रहा है भारत सरकार से, इनके गुप्तचर विभाग के भी लोग होंगे, पैसे भी जा रहे होंगे। अमेरिका की स्थिति क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बांग्लादेश के साथ साथ अब पाकिस्तानी भी वहां पहुंच चुके हैं। इसलिए लड़ाई जो है सो कई मतलब ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंटल हो चुका है, और बड़ा मुश्किल है कि आउटकम क्या होगा, कौन किसके साथ है। जी चलिए, अगली खबर हमारे पास आ रही है ब्राजील से। वहां के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर आरोप लग रहा है तख्ता पलट का। बोल्सोनारो एक कहें तो निम्न स्तर के राजनीतिक हैं, अमेरिकी सत्ता के बिल्कुल परस्त हैं, वही काम करते हैं जो जैसे हवाई या मिली हवैयर जो करते हैं अर्जेंटीना के, उसी तरह के चमचे हैं उसके। और चुनाव में हारने के बाद उन्होंने नहीं माना कि हम चुनाव हारे हैं और हंगामा करने की कोशिश की। और जो वीडियो सुना गया है, ऑडियो सुना गया इनका, जो आपस में गुप्त बातें कर रहे थे, ये लोग जाके वहां आर्मी के जनरल से बात कर रहे थे कि जनता हमारी साथ है और जनता उठ खड़ी हुई है, सड़कों पे है, आप हमारा साथ दीजिए और सत्ता पलट कीजिए। जहां तक अभी के होने वाले राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उनको ना आने दीजिए। तो इन्होंने कार्रवाई की है। बाद में लूला डी सिल्वा आ गए थे, इनकी हत्या करने की कोशिश की गई है। जी जी, तो पूरा का पूरा षड्यंत्र देखिए किस तरीके से रच रहे हैं। तख्ता पलट में अगर नाकाम हो जा रहे हैं तो राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की हत्या की साजिशें तक रच रहे हैं। कौन करा रहा है? अमेरिका प्रस्त के हाथों, आप समझ सकते हैं। अगली खबर हमारे पास आ रही है जासूसी का आरोप लगाते हुए रूस ने ब्रिटेन के एक राजनयिक को चलता कर दिया है। हाँ, इनकी थोड़ी हरकतें थी वैसी जैसा कि रशिया टुडे या दूसरे जगहों में खबर आ रहा है। हालांकि यूके ने कहा है कि नहीं, ये गलत बात है, रशिया पहले भी करता आ रहा है। इसका जवाब ये हो सकता है कि यूके पहले भी करता आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की जहां तक बात है, पूरे विश्व भर में अमेरिका के जितने करीब है और दुनिया में जितने भी जनसंहार हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले या बाद में, जितने भी इस तरह की तोड़फोड़ की गई, दूसरे देशों में वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाया गया, उसमें यूके का अहम रोल रहा है। आर्म्स अम्युनिशंस भेजने से लेकर भी जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है वो उसी के कारण चल रहा है, ईरान में जो युद्ध हुआ उसी के कारण हुआ, और इसके कारण निकाला गया है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जी, खबरें चल रही हैं सर कि लंबी दूरी की मिसाइल के बाद अब अमेरिका परमाणु हथियार भी देने जा रहा है यूक्रेन को। बाइडेन के बारे में जहां तक रूस के मुख्य थिंकर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब कह रहे हैं कि जो है जो बाइडेन, जो इज द वॉकिंग डेड, यानी एक जीवित मुर्दा है, जो चलते हैं, जीवित भी नहीं, चलते हुए मुर्दा है, और अपने मरने से पहले, अब तो मरने के कगार पे है, अपने मरने से पहले मानवता के एक बड़े हिस्से को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, बड़ी सही बात कहा गया है। और जाने से पहले एक खबर है कि जाने से पहले जो $16 बिलियन का दे रहे थे, भेज ही रहे हैं, भर रहे हैं वहां पे, उसके अलावा $30 बिलियन के लिए प्रस्ताव गुप्त रूप से कांग्रेस में किया, किसको दे सके, ताकि पूरी की पूरी जितना भी यहां बचा हुआ है, आपके जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री इंडस्ट्री, वॉर इंडस्ट्रीज, उनके जितने भी बच्चे खुचे सब दे दो, और ट्रंप आ जाए तो रोक ना सके, चूंकि वह कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा। और इस लॉन्ग रेंज के मिसाइल के बाद अभी तक तो 300 हजार किलोमीटर के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल देने की बात हो रही है, जिसमें पूरे E3 की भी बातें हैं, यानी यूरोप, इंग्लैंड और जर्मनी, ये तीनों आएंगे और इनके तरफ से भी जाएगा। इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं, मन में एक कहें तो सड़ता हुआ मन, एकदम गला हुआ मन, वही है कि कैसे रूस को बर्बाद करें और कैसे अमेरिका की जो पकड़ है पूरे विश्व में उसको बरकरार रखें, जो कि खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी, चलिए अब रुक करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का, और हम बात कर चुके हैं कनाडा और मेक्सिको को लेकर। वहां की अवैध घुसपैठ अगर ना रुकी तो ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही वो 25% वहां पर अतिरिक्त टैक्स लगा देंगे। लेकिन उन्होंने तो चाइना को भी धमकी दी है और कहा है कि कोई नशीली दवा है, उसकी आपूर्ति अगर नहीं रोकी तो 10% का उस पर भी लगा देंगे। कोई है फैंटनिल जैसी कोई नशीली दवा है जिसपे चीन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
यदि उसको नहीं रोकते हैं, पता नहीं उससे कितना मुनाफा यानी बहुत जबरदस्त रूप में होगा, तभी तो 10% की बात कर रहे हैं। और जहां तक ट्रंप की बात है, उनके 2-3 बड़े ही क्लियर कट आइडिया। एक तो ईरान के ऊपर जैसे भी ईरान को दबा कर रखो ताकि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली जैनोवाद के खिलाफ कोई सर ना उठा सके अगले 30-40 वर्षों में। और दूसरी तरफ चीज है, ताकि दूसरी तरफ वह चीज है यानी चीन का है, जिसका निजी पूंजी या कहें तो फिनांस कैपिटल जो बढ़ रहा है उसको रोक लगाए, जो अमेरिका के टक्कर में पूरी तरह से खड़ा हो रखा है और दुनिया में कई जगहों में अमेरिका से आगे जा चुका है और अमेरिका के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो अमेरिका खुद ही 35 ट्रिलियन यानी 35 खरब डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है, तो उसका एकमात्र रास्ता बनता है कि चीन को घेरे। और उसी में जितने भी उसकी कार्रवाई है, यह ऐसा नहीं था कि बाइडेन में नहीं था, लेकिन ट्रंप का बड़ा क्लियर कट उसमें। और उसमें वो नॉर्थ कोरिया के ही हेड से जाके मिलेंगे कि भाई क्यों तुम इसके पीछे पड़े हो, तुम हमारे साथ आ जाओ। कहां कहां कोशिशें कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। एक और तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज अपने छात्रों को ये बता रही हैं कि देखो ट्रंप आ गए हैं और उनके आने के बाद अब इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव होने जा रहा है, यानी कि छात्रों की संख्या घटेगी, वो रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट छपी है कि चाइना से ज्यादा भारतीय छात्र वर्तमान समय में अमेरिका के अंदर पढ़ रहे हैं। दोनों चीजों पर आप क्या कहेंगे? ये तो बढ़ा है, इनका पिछले वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। 2023 तक में ये तकरीबन जो है सो 30% से करीब आगे बढ़ा है और चाइना का घट गया है। तो कुल मिला के चीन का करीब 2,74,000 है, जबकि भारत का बढ़ के इससे कुछ अधिक हो गया है, 3,32,000 हो गया है, पहले जो पीछे चलता था। तो एक तो बड़ी चीज है कि अमेरिकी छात्र वहां बड़ी तेजी से जा रहे हैं और इसमें लीगल इलीगल दोनों तरह के लोग घुसे पड़े हैं। जिसको ना भी अमेरिका चाहता था वो भी होता था। 40-50 लाख इलीगल भारतीय वहां पे मतलब है, उनके छात्र भी पढ़ रहे होंगे जहां से हो, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, जो भी है काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। कनाडा में हालांकि इनको भारतीय छात्रों को मुश्किल हो रही, जिसकी हमने चर्चा की थी। तो एक तो ये हो रहा है। दूसरे जो वार्निंग जो दी गई है वहां यूनिवर्सिटीज में बताया गया वह इस तरह से है कि ट्रंप आ रहे हैं, विदेश से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स को हम भगाएंगे। उसमें हो सकता है एक और तोहफा दे दें हमारे देश को, इस आधार पे कि तुम्हारे यहां जो पूंजी पर हमारे पूंजी का जो रोक है उसको खाली कर दो। कम से कम ट्रंप टावर एक ही है, 2-4 है अभी, शायद एक पुणे में कई है, 10-20 वो बना ले। और जहां इलॉन मस्क जो है उनकी हर तरह की चीजें आ जाए, सैटेलाइट से लेके इंटरनेट से लेके उनकी कार वाली चीजें सब कुछ आना शुरू हो जाए, जो दिखना शुरू होगा। तो इस हाथ से तुम अपनी पॉपुलैरिटी रखो, तुम सत्ता बचाए रखो, उस हाथ से अमेरिकी पूंजी को पूरी तरह से प्रवेश करने दो। जी, लेकिन मैं इस खबर को उस दावे पर परखना देखना चाहता हूं जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विदेशों से भारत की यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आएंगे। लेकिन इनके दौर में तो लोग देश छोड़ छोड़ के ज्यादा भाग रहे हैं, भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं और बच्चों की तादाद पढ़ने वालों की भी ज्यादा हो गई विदेश जाने की। जुमले हैं, जुमलों का क्या, और कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ। बिल्कुल सही, आपने बड़ी लाइन कह दी है। अब रुख कर लेते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जंगबंदी हो गई है। आज सुबह 7 बजे से यह जंगबंदी लागू हुई है। इसको लेकर बाइडेन अपना 56 इंच का सीना फुला के दिखा रहे हैं कि सब उन्होंने करा दिया है। नेतन्याहू भी कह रहा है कि हाँ जंगबंदी हो गई है और अब उसका अगला टारगेट जो है, ये हिजबुल्ला तो खत्म हो चुके हैं, ईरान है। एक्चुअली इसमें 3 बातों की उन्होंने की है। एक तो यह है कि हिजबुल्ला से लड़ाई होने के बाद हमारे जो सैनिक थक गए हैं, पक चुके हैं, उनको आराम करने का समय मिलेगा। आर्म्स सबमिशन जो बॉर्डर पर नहीं पहुंच पा रहे थे, बहुत सारे उनके रूट थे, बर्बाद कर दिए गए थे हिजबुल्ला के रॉकेट द्वारा, उसको फिर से वो निर्माण करेंगे ताकि वहां पहुंचे। एडवांस वेपन सिस्टम जो अभी कमी रह गई है अमेरिका वगैरह सानी, उसको लाएंगे। यह उनका खुलेआम कहा उन्होंने, उसके बाद हम फिर लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वह मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म है। यह भी कहा है कि हमास को ये लग रहा था कि हिजबुल्ला कारण बच रहा, अब नहीं बचने देंगे, हमारी सैनिकें बट गई थी, अभी हम हमास को पूरी तरह खत्म करेंगे जो भी बचा हुआ है। और बॉर्डर पे इन्होंने एक और शर्त वो है जो कि हिजबुल्ला मान चुका है कि इजरायली जो सैनिक हैं जितना अंदर घुसे हुए हैं, उनसे आने वाले 3 महीनों में पीछे धीमे धीमे हटेंगे। 3 महीने का टाइम दिया है। और इस बीच में इस बॉर्डर पे हिजबुल्ला नहीं आएंगे, बल्कि पैलेस्टीन की फोर्सेज आएंगे, लेबनान की फोर्सेज आएंगी, वो आएंगी। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि
जो ऑक्टोपस है, कई मतलब उसके बाजू हाथ होते हैं, मुख्य उसका हेड है वो ईरान है, जो आपने कही, उसको हम बर्बाद करेंगे। तो ऐसा इनकी बात को हम देखें तो ऐसा लगता है कि नेतन्याहू की बल्ले बल्ले है, पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका की जीत इसमें हुई है। हिजबुल्लाह का क्या कारण है कि इस तरह के शर्तों पे वह माना, वह तो आने वाले समय में दिखेगा। हिजबुल्लाह लग रहा था कि पूरी तरह से कल रात में, यानी युद्ध बंदी के पहले, उसने कम से कम 20-22 ठिकानों पे इजराइल के उसने रॉकेट मारे और कई जगह बर्बाद किया, कई टैंक उड़ा दिए। ऐसा नहीं था कि वो हार रहा था बुरी तरह, फिर भी कुछ ना कुछ जरूर ऐसा कारण होगा जिससे कारण ईरान ने कहा होगा कि तुम इसको मान लो, जिससे कारण हिजबुल्लाह ने माना है। लेकिन इसके साथ यह भी हो गया कि इस युद्ध के पहले जो भी उसके 20, 30, 15 रॉकेट जो मारता था वो हमास के समर्थन में, वह भी अब बंद हो जाएगा शायद। जी, सवाल मैं यही तो उठाना चाहता हूं सर, अगर वो हिजबुल्लाह जो एंगेज किया हुआ था उत्तरी सीमा पर इजरायली फौज को, वो फ्री कर देगा तो ये तो और ज्यादा तबाही मचाएंगे जाके गाजा में। बिल्कुल, गाजा में अभी तक जहां है, अभी तक इनकी युद्ध पॉलिसी को समझे, तथाकथित रूप से दुश्मनों को तो मार रहे थे, हमास और हिजबुल्लाह दोनों को, लेकिन इसके अलावा खुलेआम रूप से अमेरिकी टोही विमानों की मदद से, उनके यूएवी यानी ड्रोन के मदद से, सैटेलाइट के मदद से यह अटैक कर रहे थे। कहां? जहां पे रिफ्यूजीज का कैंप था, जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज थी, जहां पे स्कूल कॉलेज था, जहां पे बच्चे थे पढ़ रहे थे, जानबूझ के मारा है ताकि वह जनसंहार करे, ताकि इनके हिसाब से नेतन्याहू और उनके जो भी पीछे से हैं एक्सट्रीम राइटिस्ट ही नहीं कहे, यह बिल्कुल बेहद अमानवीय जानवर है जो कि बच्चों को मार रहे हैं ताकि आगे 40-50 वर्षों में ना तो हिजबुल्लाह हमास लड़ पाए, ना इनके परिवार का कोई जो लड़े, और ना ही इर्द गिर्द कोई टिका रहे। इनको सब हटा के भगा दो, इजिप्ट जाए या कहां भी जाए, और हम एक ग्रेटर इजराइल बनाए, वह एकमात्र लक्ष्य बनता है। और इस बीच में नेचुरली जब तक यह लड़ाई जारी रहेगा तब तक नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे और वो जेल में नहीं जाएंगे। क्या सिर्फ यही पॉलिसी काम कर रही थी या ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा आम आदमी को मारो तभी वो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यानी कि वो आपस में लड़ने लग जाएंगे? लेकिन उसमें तो कभी कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दिए अमेरिका और इजराइल। वो चीज होना शुरू से ही मुझे लग रहा था पॉसिबल नहीं, दिया हो उनका एम था, लेकिन उससे बच्चों को मारना कहीं से भी ठीक नहीं था। यह तो शुरू से ही कर रहे हैं, जब युद्ध नहीं था तब भी ये लोग वेस्ट बैंक में, ईस्ट जेरूसलम में ये काम ये कर रहे थे। बच्चों को भी खदेड़ते हुए कई जगह गलती से मार दिए, कर दिया। पत्रकारों को मार रहे हैं, यूएनओ के जो हैं, दूसरे जगहों के जो भी इनके खिलाफ इजारा मार रहे हैं। तो यह तो इनके नेचर में अब घुस चुका है कि इनकी हत्या की जाए, इनको खत्म किया जाए। इनको यहां तक कि नेतन्याहू को याद होगा कि क्या अंतर पड़ता है, यह तो भेड़ बकरी की तरह अपना टेंट उठाए यहां से वहां चल जाएंगे, कल फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, इनको पता नहीं क्या क्या बोला गया है, इनकी तरफ से बोला गया है तो जानवर है, इनसे कोई किसी तरीके का इंसानों वाला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो ट्रंप के करीबी माइक वॉल्स से जुड़ी हुई है। वो कह रहे हैं ईरान पर अंकुश लगा दिया ना तो मध्य एशिया ही नहीं यूक्रेन में भी शांति हो जाएगी। अब बड़ी दूर की सोच रहे हैं, ये होने वाले नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। तो इनका कहना है कि ईरान पे यदि रोक लगा दिया जाए, जो उसको बहुत बिलियन डॉलर्स के फायदे हो रहे तेल बेचने से, चीन को जहां पास बेचने से, वह मिडिल ईस्ट में ही केवल रेसिस्टेंस फोर्स नहीं कर रहा बल्कि वो रूस को मदद कर रहा है। ये बंद हो जाएगा तो रूस को भी मदद करना बंद कर देगा, तो यूक्रेन में भी शांति होगी। वह तकरीबन उसी तरह की बात है जब मायावती ने कहा था कि बार बार लगातार चुनाव होना चाहिए, हमेशा सरकार तोड़ते रहो संभव, क्योंकि तब जो है विपक्षी जो मुख्य जो मनुवादी सेनाएं हैं, उनकी जो सरकार है वह कमजोर पड़ जाएंगी, पैसे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। वाह जी, क्या दूर की कौड़ी है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ईरान के साथ हो रही जो मीटिंग है यूरोपीय यूनियन की, उसमें अमेरिका क्यों शामिल नहीं है, और अमेरिका अगर शामिल नहीं है तो इस पर क्या सवाल उठना चाहिए? अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं, यह कहने के लिए उसने छोड़ दिया कि भाई तुम E3 बनाते हो, यूरोपियन यूनियन 3 के स्पेशल हो, यूके, फ्रांस और जर्मनी, तो तुम लोग बातें करो, जो आता है वो करो।
आगे आने वाले समय में किस तरह का रुख लेगा अभी हमारे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी बातें चल रही है वो सारे बातों पर अमेरिका को बताया जा रहा है, हर दिन ना मतलब सही, मतलब हर घंटे ना सही, लेकिन हर दिन बताया जा रहा है और उसके ही इच्छा अनुसार उस डायरेक्शन में बातें चल रही है, न्यूक्लियर पावर पे, न्यूक्लियर संवर्धन पे और बाकी सब जो बातें एनरिचमेंट वगैरह पे, न्यूक्लियर बॉम्ब पे, वो सब उसी के देखरेख में एक तरह से चर्चा चल रही है। जी 7 अक्टूबर के लिए इजरायली नेताओं का अहंकार जिम्मेदार है, ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई है। ये अहंकार शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, इसके जरिए वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इन्हें एहसास नहीं था, ये सोचते थे कोई हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन हमास ने इसका अहंकार तोड़ दिया। ये कमीशन जो बना वैसे लोगों का है जिनके बंदे या तो मारे गए या अभी भी कैद में है हमास के। इन लोगों ने बड़ी जोर लगाई, इतना हंगामा मच गया, साल भर से अधिक हो गया, कुछ ही नहीं हो रहा था। इन्होंने अपनी तरफ से कमीशन बनाया अपने पैसे देके कि हमें पता चलना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, क्यों हमारे लोग मारे गए, क्यों हमारे लोग जेल में, क्यों युद्ध जारी है। और इस कमीशन ने जहां जहां भी पॉसिबिलिटी होगा लोगों को लिखा जो उस पद पे थे, जो आसपास पे थे, कि आप हमारा साथ देंगे, और सैकड़ों लोगों ने साथ दिया। और उसमें इन्होंने कहा कि यह मात्र इजराइल का नहीं, यह नेतान्याहू का एरोगेंस, यानी उसका घमंड, या जो आप शब्द कर रहे हैं, हाँ, और ब्लाइंडनेस, यानी दिमाग बिल्कुल खाली था इनका उस मामले में। और इसी कारण इन्होंने कई वर्षों से युद्ध शुरू होने से पहले जो मिलिट्री विंग है और जो पॉलिटिकल विंग है जो दूसरे पार्टी के है, उनके बीच में बिल्कुल दरार कर दिया। मिलिट्री वाले इनकी बात नहीं सुन रहे थे, पॉलिटिकल विंग वाले इनकी बात नहीं सुन रहे, आपस में कोई संबंध नहीं है, इंटेलिजेंस विंग भी अलग हो गया, जिसके कारण ये जो घटना घटी आभास होने के बावजूद भी ये करने में असमर्थ हुए, और सारा का सारा दोष इन्होंने अब नेतान्याहू पर डाला है। जी क्या इन्हीं तमाम खबरों को दबाने के लिए इजराइल का एक ऐसा अखबार है जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, नाम है उसका हारेट्ज? हारेट्ज एक बड़ा महत्वपूर्ण अखबार है, तकरीबन नहीं, मैक्सिमम मतलब लोगों के पास जाता है इजराइल में, बाहर भी। वो माना जाता है कि एक न्यूट्रल अखबार है, और इसके जो संपादक हैं, जो मेन इसके चीफ एडिटर या ओनर भी कह सकते हैं, वह जो है सो हमेशा अपने एडिटोरियल में बड़ा ही क्रिटिकल रूप से लिखते हैं। खासकर हाल फिलहाल में इन्होंने आईसीसी का जो वारंट निकला उसमें उन्होंने लिखा, और उन लोगों ने एक समिति बनाई जिसमें गोष्ठी हुई, बातचीत हुई, और हमास को इन्होंने कहा कि वह अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। उसको आतंकी नहीं कहा। इसलिए ये लोग बहुत भड़के, पहले से तो था ही था, हमेशा हंगामा होता ही था, नेतान्याहू के खिलाफ ये लोग लिखते थे, और इसके आधार पर कहा कि ये लोग जो है यह देश के विद्रोह में काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जब हंगामा हुआ कि भाई आप कैसे उसको बंद कर सकते हैं, बंद करने का मतलब इन्होंने उसको जो भी एड देते थे, जो भी वो अपना प्रचार प्रसार का एडवर्टीजमेंट देते थे, वह सब बंद कर दिए। गवर्नमेंट से जो भी कम्युनिकेशन उनके पक्ष में था, बताते थे, घटनाएं देना बंद कर दिया, यानी इसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। इसको खुद जीना पड़ेगा, जैसे एनडीटीवी को शुरू में किया गया था। हालांकि वहां के लोग अभी वहां वैसा नहीं कर रहे हैं, एनडीटीवी खरीद लिया, हो सकता है इसको भी खरीद ले। हालांकि यह अल जजीरा के बाद से दूसरी घटना, अल जजीरा को उठा के फेंक दिया बाहर का था, इसके साथ ऐसी की गई है। तो जब इस तरह का सवाल उठाया गया तो वहां के जो होम मिनिस्टर जो अंदर के, उन्होंने कहा कि उसका अधिकार है जो मर्जी छापे, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता मानती है, हमारा स्वीकार, हम किसको माने ना माने, हम नहीं देते अपना पैसा, हम नहीं करते। वैसे बाय द वे जो बियॉन्ड द बॉर्डर्स का जो एक प्रेस आता है, उसमें प्रेस फ्रीडम का जो उसमें अंक आता है, उसमें उसका नंबर 101 है, जबकि भारत का नंबर उसमें 161 था। इस वर्ष 159 हो गया, यानी 2 की बढ़ोतरी हुई है। बाय लाज वही है, लेकिन पूरे ऊपर से देखें तो पूरे विश्व में प्रेस फ्रीडम की बात जो है वो सारा नीचे चले गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो असल में दंगाई टाइप की शक्तियां हैं वो सत्ता पर जिस तरीके से काबिज हो गई हैं, तो वो सबसे पहला काम मीडिया का गला घोटने का करती हैं। पर मैं एक सवाल ज़हन में आ गया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, फिर आखिर करेंगे। जो अब चुनावी नतीजे आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब मीडिया भी इन शक्तियों के काम का नहीं रहा है। ये अपने आप को सबसे ऊपर कर चुके हैं। इनके एग्जिट पोल जो मीडिया के जरिए एक माहौल बनाते थे, उससे आगे जाके चीजें निकल के आ रही हैं ईवीएम से। दोनों बातें सही हैं। जहां तक मीडिया है या जुडिशरी है, यह भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा शुरू से ही उस वर्ग के साथ रही है जो सत्ता में है। अभी पूंजीपति वर्ग है, जिस रूप में हो, चाहे फासिज्म के रूप में हो, नाजिज्म के रूप में, जैसे उनके साथ रही है।
कुछ ना कुछ दिखावा जरूर रहता है इनका कि भाई हम न्यूट्रल हैं, पूरी की तरह से खुलेआम बातें नहीं करती है। लेकिन यह न्यूट्रलिटी तभी तक है जब तक कि सत्ता है पूरी तरह से फासिस्ट, यानी जनता के एक हिस्से को लेकर दूसरे हिस्से से लड़वाती है, धर्म, जाति या देशवाद के नाम पे, जैसे हमारे देश में आ रहा है। उस हालत में मीडिया जो है अब गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करने के बजाय अब विपक्ष का क्रिटिसिज्म करना शुरू करती है। समझ लीजिए कुछ देश में फांसीवाद आ चुका है, जैसे हमारे देश में हो रखा है। और जहां तक एग्जिट पोल वगैरह है, वह तो एक उसका एक छोटा सा रूप है। एग्जिट पोल वह माध्यम बन चुका है दिखाने के लिए कि भाई वह तो ऑलरेडी हमारे पक्ष में था, और जो जिसने किया हुआ चुनाव के दौरान जो हुआ है, चाहे ईवीएम हो, चाहे जिस रूप में भी हो, चाहे ईवीएम में सही भी आने, लेकिन हम डिक्लेरेशन कुछ और करते। हमारे भारत में बिहार में हुआ, और अभी हरियाणा में हुआ, पाकिस्तान में बड़ा खुल के हुआ, यह सब अफगानिस्तान में भी हुआ था, जिसको अमेरिका ने भी नहीं माना, लेकिन खैर अफगानिस्तान की सत्ता ही बदल गई अभी। तो यह सब खुलेआम रूप से उसी सरकारी एजेंडे को आगे कर रही है, जो वहां के पूंजीपति वर्ग के खास हिस्से के साथ मिलकर जनता को लूट रही है, शोषण कर रही है, और देश के पूरी जो भी स्थिति है, जो भी उसका वातावरण है, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक गाना है कि भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। तो आज न जाने जो युवा हैं उनमें भगत सिंह की जो चेतना होनी चाहिए थी, जो विचार होने चाहिए थे, वो न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। सब अपने आंखों के सामने आईफोन रखते हैं, कानों में ये घुसा लेते हैं, ट्रेन में जाइए, बसों में जाइए, ना बगल वाले की सुनते हैं ना उसकी तरफ देखते हैं। क्या समाज को समझेंगे, क्या क्षेत्र को जानेंगे, और क्या देश को पहचानेंगे। और खाना और सो जाना और वो बाकी काम तो जानवर भी करते हैं, बच्चे उनके भी पैदा हो जाते हैं, वो सब करके ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।